हेलो स्टूडेंट, आज की इस इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे केवीएस के प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ इम्पॉर्टेंट पेडागोजी के क्वेश्चन, साथ ही हम कुछ कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। तो जो कि आपके केवीएस के 2022 और 23 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ ऐसे ही मिलते रहे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट वेरीज इन द इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। मतलब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कि बच्चे के अवसर के समानता में बाधा देता है। तो ऑप्शन हमारा है शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर। तो देखिए, जब शिक्षार्थी के आर्थिक स्थिति में अंतर रहेगा, कुछ बच्चे अमीर हैं कुछ बच्चे गरीब हैं, तो क्या होगा, उनको जो अवसर मिलना होता है वो उसमें क्या होती है, असमानता हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है लैंगिक असमानता। देखिए, लैंगिक असमानता भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। क्या होता है, हम लोग को जो है इक्वल हम लोग को समानता का अवसर नहीं मिल पाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो लड़के लड़कियां होते हैं ना, ये वाली जो लैंगिक असमानता होती है कि जो लड़की है उनको पढ़ने नहीं देना है या फिर जो लड़का है उनको ज़्यादा पढ़ाना है, तो लैंगिक असमानता की वजह से भी जो है हमें अवसर में समानता प्राप्त नहीं हो पाती। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा है कॉमन स्कूल सिस्टम। तो देखिए, कॉमन स्कूल सिस्टम एक अच्छी चीज़ है जो कि हमारे समाज में होनी चाहिए। कॉमन स्कूल सिस्टम में क्या होता है कि इसमें हम लोग सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की बात नहीं करते हैं। इसमें बात होती है एक कॉमन स्कूल की, जिसमें क्या होता है, अमीर घर के बच्चे भी पढ़ेंगे और गरीब घर के बच्चे भी पढ़ेंगे। कोई भी प्राइमरी और प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज की व्यवस्था नहीं होगी, उसे बोलते हैं कॉमन स्कूल सिस्टम। तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, मतलब अवसर हमें मिल सकता है इसमें। तो ये आपका ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से नहीं हो सकता है। चौथा आपका है शिक्षण संस्थानों के मानकों में अंतर। देखिए, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनके क्या होते हैं, उनके स्टैंडर्ड जो होते हैं काफ़ी हाई होते हैं, उनकी फ़ी जो होती है काफ़ी हाई होती है। तो एक कॉमन फैमिली के लोग वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं। इसलिए जो शिक्षण संस्थानों के मानकों में जो अंतर है उसकी वजह से भी अवसर में असमानता आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका बिल्कुल सही है। और हम देख लेते हैं हमारा कौन सा आंसर ठीक है। तो हमारा आंसर है ए, बी और डी। तो वो हमें मिलता है हमारे तीसरे ऑप्शन में ए, बी और डी। तो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन बच्चे की भाषा समर्थता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है। मतलब पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि बच्चे के डेवलपमेंट, लैंग्वेज के डेवलपमेंट में जो है विद्यालय का योगदान नहीं है। तो ऑप्शन हमारा है उच्चारण और साक्षरता से संबंधित मुद्दे। ये तो ठीक है। इसमें तो जो बच्चे का जो भाषा विकास क्या होता है, भाषा विकास का मतलब ये होता है कि बच्चे जो है अपनी भाषा का आसानी से उपयोग कर पाएँ और दूसरों को अपनी बातों को समझा पाएँ और दूसरों की बातों को खुद भी समझ पाएँ। तो ये तो सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पूछा है नहीं है, इसलिए ये आपका ऑप्शन गलत है। दूसरा है शब्द भंडारण का परिमाण बढ़ाना। देखिए, हमें कभी भी वैकेबुलरी जो है उसको बढ़ाना नहीं है, वो तो अपने आप बढ़ता है। बच्चे जैसे जैसे सीखते जाएंगे इन्वायरमेंट से, उनका जो शब्द भंडार है वो अपने आप बढ़ता जाएगा। तो हमारा कोई भी ये प्रमुख उद्देश्य नहीं है कि हमें बच्चे का जो है शाब्दिक भंडार बढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा। तीसरा आपका है भाषा उपयोग तथा निर्माण की क्षमता। ये बात बिल्कुल सही है। चौथा है सोचना और दूसरों के साथ संवाद करना। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्वेश्चन के हिसाब से सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आपने कक्षा 5 के गणित के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की। इसमें अधिकांश विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाए। आपको दूसरी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना तथा परीक्षा लेनी है। अब आप कौन सी परीक्षा लेना पसंद करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपने कक्षा 5 के बच्चों का एक बार तो आपने टेस्ट ले लिया गणित का, तो बच्चे क्या हुए, उसमें से अधिकांश जो बच्चे थे वो पास नहीं हो पाए। आपको दोबारा परीक्षा लेनी है। तो आप क्या करोगे, कौन सी परीक्षण करोगे, संकलनात्मक परीक्षण, दूसरा है प्रवीणता परीक्षण, तीसरा है नैदानिक परीक्षण, चौथा है रचनात्मक परीक्षण। तो देखिए, जब भी पहले हम लोग ऑप्शन को समझेंगे, जो है समेटिव टेस्ट। समेटिव टेस्ट क्या होता है,
ऑल ओवर जब हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग का वार्षिक एग्ज़ाम हो गया, वार्षिक एग्ज़ाम में ये नहीं हम लोग देखते हैं कि बच्चा पहले मंथ में बीमार था या फिर क्या उसको प्रॉब्लम थी, वो क्यों नहीं सीख पाया, दूसरे वर्ष में दूसरे महीने में वो क्यों नहीं सीख पाया। हमें सिर्फ ऑल ओवर से मतलब रहता है कि बच्चा अगर अच्छा मार्क्स लाया है तो वो पढ़ने में अच्छा होगा, अगर ख़राब मार्क्स लाया है तो वो पढ़ने में ख़राब होगा। उसको बोलते हैं हम लोग समेटिव टेस्ट। वहीं अगर फॉर्मेटिव टेस्ट की बात करें तो फॉर्मेटिव टेस्ट क्या होता है, फॉर्मेटिव टेस्ट हर दिन हो सकती है, हर महीने, हर सप्ताह हो सकती है, जिसमें बच्चे को हम लोग सिचुएशन में देखेंगे कि बच्चा किस सिचुएशन में एग्ज़ाम दे रहा है, कहीं वो बीमार तो नहीं है, अगर उसके मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर जो उसकी निष्पादन क्षमता है अगर वो कम है, कहीं बच्चे को कोई और परेशानी तो नहीं है, तो वो हो जाती है आपकी फॉर्मेटिव टेस्ट। फॉर्मेटिव टेस्ट में हम लोग चेंज कर सकते हैं, सिचुएशन हम लोग चेंज करके बच्चों में हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन जो समेटिव टेस्ट होता है उसमें हम लोग कोई भी चेंज नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग अगर बच्चा पास नहीं हो पा रहा है और हम लोग को दोबारा टेस्ट लेना है तो हम लोग करेंगे उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हम लोग उसका क्या करेंगे, नैदानिक परीक्षण करेंगे। जब हमें पता चल जाएगा कि बच्चों को कहाँ दिक्कत आ रही है, बच्चों की एरर कहाँ पे है, तो एरर पता चलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बच्चे की रेमेडियल टीचिंग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। देखिए नैदानिक परीक्षण होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, रेमेडियल टीचिंग करते हैं, ठीक है, तो उपचारात्मक शिक्षण करते हैं, तो वो नैदानिक परीक्षण की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, सूक्ष्म अध्यापन एक तकनीक है, मतलब माइक्रो टीचिंग इज ए टेक्निक जिसका उपयोग किस लिए होता है, विच इज़ यूज्ड फॉर, वो किस लिए यूज होता है, जो माइक्रो टीचिंग होती है वो किस लिए यूज होती है। तो ऑप्शन है कम संख्या वाली कक्षाओं के अध्यापन हेतु। देखिए माइक्रो टीचिंग का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि कम संख्या वाली कक्षाओं का अध्यापन कराना है। दूसरा है स्थिति में अध्यापन हेतु। देखिए इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कंडीशन में ही हमें पढ़ाना है, तो ये भी आपका ऑप्शन बी भी बिल्कुल गलत है। तीसरा है विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन आप टीचर देखते हैं, हम लोग टीचर की कितनी तैयारी है। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, माइक्रो टीचिंग में ये होता है कि हम लोग एक छोटे से ग्रुप में खुद ही परफॉर्मेंस देते हैं, जो टीचर लोग होते हैं वो खुद ही परफॉर्मेंस देते हैं और बाकी जो उसके ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो बताते हैं कि आपकी कमी कहाँ है या फिर आप कहाँ बेहतर कर रहे हो। तो वो क्या होती है, शिक्षक की तैयारी है, इसलिए यह ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है यदि, ए टीचर वुड बिकम मोर इफ़ेक्टिव इफ़, अगर वो क्या करता है तो बहुत प्रभावी होगा, वह अच्छी शिक्षण सामग्री का उपयोग करे। तो देखिए शिक्षक अच्छा है ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी शिक्षण सामग्री का उपयोग कर रहा है तभी वो अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है वह शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने में सहायता करे। तो ये बात ठीक है कि वो बच्चों को प्रश्न पूछने में सहायता करें। जैसे अगर क्या वो क्या कर सकता है, अगर मान लीजिए वो चैप्टर पढ़ा रहा है तो सिर्फ यही बोल सकता है कि बच्चे अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो यही कर सकता है, तो वो इससे प्रभावी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत है। तीसरा है वह विद्यार्थियों को प्रवीणता में सहायता करे। देखिए प्रवीणता का यहाँ मतलब क्या है, मास्टरी लर्निंग। अब आप लोग मास्टरी लर्निंग और परफॉर्मेंस लर्निंग के बारे में जान लीजिए। देखिए जो मास्टरी लर्निंग होता है उसका मतलब है, मास्टरी लर्निंग मतलब होता है MLG एक होता है और एक होता है PLG। तो जो MLG होता है वो क्या होता है, MLG में हम बच्चों के जो कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लियर करते हैं, तभी तो शिक्षण हमारा प्रभावी हो सकता है। तो हम लोग बच्चों को क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जब बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बच्चे क्वेश्चन अपने आप पूछेंगे अगर उन लोगों को कोई कहीं डाउट है तो। और PLG का मतलब ये होता है परफॉर्मेंस लर्निंग गोल। इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पे मार्क्स की बात करते हैं कि बच्चे की ऑल ओवर परफॉर्मेंस कितनी है, बच्चे को मार्क्स बढ़ाना, बच्चे के मार्क्स को बढ़ाना है, इसलिए हम लोग PLG करते हैं। तो हमें क्या करना है, मास्टरी लर्निंग पे ध्यान देना है। देखिए यहाँ प्रवीणता शब्द पढ़ के हम लोग इसको कभी भी टिक नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम लोग इसका इंग्लिश पढ़ेंगे तो मास्टरी लर्निंग का मतलब होता है बच्चे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। चौथा है उसके विद्यार्थी उच्च अंक प्राप्त करते हों। देखिए विद्यार्थी उच्च अंक प्राप्त करने से शिक्षक प्रभावी है ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है विद्यार्थी के घर वाले उस पर ध्यान दे रहे हो इसलिए वो अधिक से अधिक नंबर पा रहा हो, रीज़न कोई भी हो सकता है अधिक से अधिक नंबर पाने का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आरंभ के प्राथमिक वर्ष तथा कक्षा चौथी तक गणित के अध्यापन हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पे बोला है कि व्हाट टाइप ऑफ इफोर्ट आर नीडेड टू बी मेड इन लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स इन अर्ली प्राइमरी ईयर्स दैट इज़ अप टू क्लास 4th। मतलब बच्चे के प्राथमिक स्तर से लेकर कक्षा चौथी तक हमें क्या क्या प्रयास करना चाहिए
ऑप्शन ए है डायग्नोसिस लर्निंग डिफ़िकल्टी, मतलब अधिगम की कठिनाइयों को जानना है। दूसरा है प्रोवाइडिंग इनरिचमेंट प्रोग्राम, दूसरा है आपका इसका मतलब है संवर्धित कार्यक्रम आपको प्रदान करना है। तीसरा है कंप्लीटिंग द कोर्स, जो आपको क्या कह रहा है कि आपको जो है कोर्स को पूरा करना है, पाठ्यक्रम को पूरा करना है। चौथा है इंश्योरिंग रेगुलरिटी इन अटेंडेंस इन द स्कूल, चौथा है कि आपको जो है विद्यालय में रोज उसको अटेंडेंस जो है वो ज़रूरी है। तो हम जानते हैं कि जो अटेंडेंस होता है वो आपको ज़रूरी नहीं होता है कभी भी। अब बच्चा ऐसा तो है नहीं कि बच्चा रोज़ आ रहा है तो उसको मैथ पढ़ने आ जाएगा, ऐसी तो बिल्कुल बात नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल गलत है। तीसरा है कि आपको जो पाठ्यक्रम को पूरा करना है। तो देखिए पाठ्यक्रम पूरा कर आप तो कर लोगे, लेकिन बच्चे को मैथ आएगा कि नहीं ये गारंटी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत है। दूसरा आपका है कि उसको इनरिचमेंट प्रोग्राम, मतलब आपको संवर्धित कार्यक्रम करने से बच्चे को नहीं आता है मैथमेटिक्स, तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका बी भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि अधिगम की कठिनाइयों का निदान करना। बच्चे को अगर हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो उसमें जो प्रॉब्लम उनको डिफ़िकल्टी जो आ रही है उसको हम लोग डायग्नोसिस करना है। डायग्नोसिस जब हम लोग कर लेंगे, उसका हम पता कर लेंगे कि उसका प्रॉब्लम कहाँ है, तो उसके बाद हम लोग उसको रेमेडियल टीचिंग देंगे जिससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और उसको मैथमेटिक्स आ सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है। देखिए यहाँ पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा मतलब व्यक्ति जो है अगर वो सामाजिक और संवेगात्मक रूप से परिपक्व है तो उसमें से ऐसा कौन सा गुण है जो उसके पास नहीं होगा। पहला ऑप्शन है कि वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है। तो देखिए हमें क्या करना है कि जो सोशल एक्सपेक्टेशन है उस पर हम लोग खरा उतरे ज़रूरी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया कि कौन सा गुण नहीं है। तो हम क्योंकि जो समाज हमारा होता है ना उसकी अपेक्षाएं जो होती है वो भी कभी भी कम नहीं हो पाती हैं। अगर आप कितना भी अच्छा बनो, उनकी अपेक्षाओं पे कितना भी खरा उतर जाओ, लेकिन उनको कुछ न कुछ कमी रहेगी। तो ये सामाजिक और संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है। दूसरा आपका है दुश्चिंता एवं अंतर्द्वंद से अपेक्षाकृत मुक्त होता है। ये बात बिल्कुल सही है। जो संवेगात्मक रूप से परिपक्व होता है वो चिंता नहीं करता है, इन सब से मुक्त होता है, संयम बनाए रखता है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। तो आपके तीनों ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेदी अनुक्रिया निम्नलिखित में से किसका परिमाण है। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, इमोशनल रिस्पॉन्सेज टू सिंबॉलिक स्टिमुलाई इज प्राइमरी इज द रिजल्ट ऑफ। अब जो प्रतीकात्मक जो उद्दीपक है, मतलब इमोशनल जो रिस्पॉन्सेज हैं, आपको क्या करना है उसके प्रति आपको रिजल्ट देना है। परिमाण किसका परिमाण है। पहला है परिपक्वता, दूसरा है अधिगम, तीसरा है समायोजन, चौथा है वर्धीय इंद्रिय बोध। तो देखिए जब भी हम प्रतीकात्मक उद्दीपन का मतलब क्या होता है कि हम मान लीजिए अगर आग से एक बार जल गए तो हम क्या होगा, हमारे माइंड में ये सेट हो चुका है कि हम अगर आग को छुएंगे तो हम जल जाएंगे। मतलब जो आग का जो प्रतीक है वो हमारे माइंड में बन गया है। अब हम क्या, जब भी आग के पास जाएंगे और जब भी आग को अगर छूने की बात आएगी तो हमें हमारे मन में क्या आएगा कि हम जल जाएंगे। तो यह किसका परिमाण है, लर्निंग का परिमाण है। हम सीख चुके हैं कि अगर आग के पास जाएंगे तो हम जल जाएंगे। यह अधिगम के अंतर्गत आता है। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इंद्रिय बोध पे टिक करेंगे। देखिए इसका आंसर इंद्रिय बोध नहीं होगा, क्योंकि आयोग ने भी इसको अधिगम ही माना हुआ है कि जो प्रतीकात्मक जो उद्दीपन होते हैं वो हम लोग उसके प्रति अनुक्रिया जो करते हैं वो हमारे अधिगम के बाद ही होती है। जब तक हम सीखते नहीं हैं कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छा है, ये चीज़ हमारे लिए बुरा है, तब तक हम लोग अनुक्रिया नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। व्यक्तिगत शिक्षा योजना निम्न में से किस विचार पर आधारित नहीं है। यहाँ व्यक्तिगत शिक्षा योजना मतलब इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल जो प्लान होता है वो किस पे आधारित नहीं है। तो है ऑप्शन शिक्षार्थी की वर्तमान विशेषताएं, दूसरा है प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्य, तीसरा है सहकारी अधिगम कार्य नीति का उपयोग, चौथा है योग्यता आधारित समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना। तो देखिए जब भी हम लोग पढ़ते हैं NCF 2005 के बारे में, हमेशा वो कहता है कि बच्चों को क्या करना है, योग्यता के आधार पे या फिर किसी और चीज़ के आधार पे हम कभी भी उसको अलग अलग नहीं करना है, ग्रुपिंग नहीं करना है, श्रेणीबद्ध नहीं करना है।
तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। योग्यता आधारित समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थी का श्रेणी करना है। हमें कभी भी विद्यार्थियों को अलग नहीं करना है, सेपरेट। हम लोग कभी भी विद्यार्थियों को सेपरेट नहीं करेंगे, अलग नहीं करेंगे, उनको साथ में रह के हम लोग टीचिंग करेंगे उन लोगों का। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सामान्यीकृत विचार तथा विशेषताएं जो एक पुरुष तथा महिला में होनी चाहिए निम्न में से क्या है। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्वेश्चन यही बोल रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जो कि एक मतलब कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, एक विचार बना लेते हैं अपने अंदर कि जो महिलाएं होती हैं उनको ये करना है, जो पुरुष होते हैं उनको ये करना है। जैसे खाना जो है वो महिलाएं ही बनाएंगी और बाहर का काम पुरुष ही करेंगे। या तो एक और होता है कि मैथमेटिक्स में लड़के पढ़ने में तेज होते हैं, ड्राइंग लड़कियां अच्छा करती हैं। तो ये क्या है, एक जेंडर रूढ़िवादिता है, रूढ़िवादी धारणा है जो कि बन गई है, मतलब सदियों से चली आ रही है और उसे हम लोग भी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एक विचारधारा है एक पुरुष तथा एक महिला के बारे में कि यही होना चाहिए, मतलब पुरुष खाना नहीं बनाएगा, महिला ही खाना बनानी चाहिए, वो आपकी है जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत। देखिए जो जेंडर असमानता होती है वो यह है कि यह लड़का है तो यह स्कूल नहीं जाएगा, सॉरी अगर ये लड़की है तो ये स्कूल नहीं जाएगी, ये घर में रहेगी, और ये लड़का है तो हम लोग इसको पढ़ाएंगे। ये हो गया जेंडर असमानता। असमानता कभी भी हो सकती है, लेकिन जो रूढ़ धारणा होती है वो सदियों से चली आती है, मतलब हमारे पूर्वज भी वही काम करते हैं और हम भी वही काम करते हैं, उसको बोलते हैं जेंडर रूढ़ी धारणा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में निम्न में से कौन शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता है। यहाँ नहीं पूछा हुआ है, तो ऑप्शन आपका है समस्या की स्थिति का निर्माणीकरण। देखिए जब हम लोग कभी भी बच्चों को समस्या समाधान करने के लिए कोई अगर हम लोग उनको प्रॉब्लम देते हैं तो उसका जो निर्माण होता है वो टीचर खुद करता है। तो यहाँ कह रहा है कौन सा टीचर नहीं करता है, तो जो समस्या का निर्माण है वो टीचर करता है, तभी तो बच्चे सॉल्व करेंगे समस्या को। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दूसरा है समस्या को समझने, परिभाषित करने तथा कहने में विद्यार्थी की सहायता करना। अब मान लीजिए टीचर ने क्या किया, समस्या बच्चों के सामने रख दिया और बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि समस्या क्या है, तो बच्चों को समस्या को समझाने, परिभाषित करना तथा कहने में विद्यार्थी की सहायता भी टीचर ही करता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है समस्या के समुचित समाधान प्राप्त करने में विद्यार्थी की सहायता करना। चौथा है कक्षा में भय मुक्त वातावरण का निर्माण करना। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है कि हम लोग भय मुक्त वातावरण का निर्माण करेंगे, जिससे बच्चे बिना डर के अपनी समस्याओं को सुलझाने में अपना जो है 100% अपना दें समस्या को सुलझाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है विद्यार्थियों की सहायता करना। तो देखिए समस्या निर्माण में अगर हम लोग उसकी सहायता कर देंगे तो बच्चा सीखेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे पूछा है कौन सा टीचर की भूमिका नहीं है, तो टीचर को कभी भी समस्या का समाधान करने के लिए उनकी हेल्प नहीं करना है। शिक्षार्थी जो है उसके वो खुद ही अपना समस्या समाधान करे तभी ठीक रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। टीचर को क्या करना है, समस्या को देना है, समस्या को परिभाषित करना है और वातावरण को भयमुक्त बनाना है, यह शिक्षक का काम है। लेकिन समाधान प्राप्त करने में विद्यार्थी की सहायता नहीं करनी है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक बच्चा अपनी मनपसंद किताब लेता है, वह प्रायः चित्रों का सुराग के रूप में प्रयोग कर इसकी कहानी को फिर से कहता है। वह किस प्रक्रिया या चरण या अवयव को दर्शाता है। तो देखिए एक बच्चा है वो क्या कर रहा है, एक किताब लेता है और क्या करता है, उस किताब में कई सारे चित्र बने हुए हैं, तो वो क्या करता है कि चित्रों को देख देख के अपनी भाषा में कहानी का निर्माण करता है और वो कहता है। तो वह किस स्थिति में है हमें ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है नैरेटिव, मतलब आख्यान में। तो वो देखिए नैरेटिव में नहीं है, नैरेटिव मतलब होता है किसी चीज़ को लिखा हुआ पढ़ के अपने शब्दों में बोले, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है अभी पढ़ना नहीं जानता है, तो इसलिए नैरेटिव नहीं होगा। दूसरा है वाक्यगत जागरूकता। देखिए बच्चा वाक्य पढ़ना नहीं जानता है, बच्चा तो चित्र देख के कहानी बना रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। तीसरा है आपातिक पठन, इमरजेंसी रीडिंग। इमरजेंसी रीडिंग का मतलब यही होता है कि उसको कुछ पता नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही अंदाज के माध्यम से मतलब गेस करके कि ये हो सकता है, ये चित्र में टाइगर है और हो सकता है टाइगर रैबिट को खा रहा है, तो वो क्या करता है इमरजेंसी रीडिंग कर रहा है, आपातिक रीडिंग कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। उसको कुछ पता नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही इमरजेंसी रीडिंग करके
चित्रों को रीडिंग कर करके वो बता रहा है। चौथा है स्वनिधि बोध, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दिया है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, मतलब ध्वनि का बोध है उसको है, तो देखिए ध्वनि तो वहाँ कुछ है ही नहीं, वो देख के पढ़ रहा है, तो फोनोलॉजिकल वाली कोई बात ही नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विधि नहीं है। अब यहाँ कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विधि नहीं है। पहला है ट्यूटोरियल्स। देखिए ट्यूटोरियल्स मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो वो भी क्या है, एक अनुशिक्षण ही है, ट्यूटोरियल्स ही है, तो ये तो कंप्यूटर के माध्यम से हो सकता है। दूसरा है कवायद तथा अभ्यास सत्र। देखिए ड्रिल और प्रैक्टिस सेशन आप लोग क्या करते हो, यूट्यूब पर प्रैक्टिस करते हो, पढ़ते हो, तो वो भी क्या है, एक आपका कंप्यूटर की सहायता से आप कर सकते हो, तो आपका ये भी हो गया। तीसरा है मॉडलिंग। देखिए जो प्रतिरूपण होता है, बच्चे क्या करते हैं, किसी को देख के सीखते हैं। जो मॉडलिंग होती है प्रतिरूपण, उसमें बच्चे क्या करते हैं, किसी को देख के सीखते हैं। तो कंप्यूटर में आप क्या है, कंप्यूटर का आप अनुकरण करके नहीं सीख सकते हो, तो जो प्रतिरूपण है वो बच्चा नहीं कर पाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही है। चौथा है आंकड़ों की व्याख्या करना तथा निष्कर्ष निकालना। तो ये तो कंप्यूटर के माध्यम से हो सकता है कि हम लोग कंप्यूटर से जो है आंकड़ों की व्याख्या कर सकते हैं और निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो ये कंप्यूटर की सहायता से हो सकता है। लेकिन जो मॉडलिंग है, मतलब किसी का देख कर अनुकरण करके सीखना, वो नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं। किसी विद्यार्थी की अनुचित अनुक्रिया को निपटाने का उत्तम तरीका है। अगर कोई विद्यार्थी है जो कि अनुचित अनुक्रिया कर रहा है, उससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, हम लोग उसको देखेंगे। तो है विद्यार्थी को पुनः विषय वस्तु के बारे में विस्तार से समझाना। एक्सप्लेन द सब्जेक्ट मैटर इन डिटेल अगेन। क्या अगर आप उसको डिटेल में समझाओगे तो क्या वो अनुचित अनुक्रिया नहीं करेगा। देखिए वो अनुचित अनुक्रिया कर ही रहा है, तो डिटेल में समझाने का कोई मतलब नहीं है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। विद्यार्थी को यह बताना कि उसका उत्तर गलत है। अब विद्यार्थी को उसका उत्तर गलत है ये बता दोगे तो क्या वो सही उत्तर बताएगा, वो नहीं बताएगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत है। दूसरे विद्यार्थी से कहना कि सही उत्तर बताने के लिए दूसरे विद्यार्थी से कहना। अब दूसरा विद्यार्थी अगर सही उत्तर बताएगा तो क्या जो विद्यार्थी है वो रॉन्ग जो रिस्पॉन्स उसका है उससे हम लोग निपट सकते हैं, हैंडल नहीं कर सकते हैं उसकी जो रॉन्ग रिस्पॉन्स है। हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग खुद उसको बताएंगे और उत्तर देने के लिए उसको दूसरा अवसर प्रदान करेंगे। मतलब कोई भी अगर हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा और बच्चा क्या किया, बच्चा उसका रॉन्ग अगर उत्तर देता है, तो हम लोग पहले खुद ही उसका व्याख्या करेंगे कि देखिए ऐसे होता है, ऐसे होता है। उसके बाद हम लोग पूछेंगे बच्चे अब बताओ कि आपको उत्तर पता है इसका, हम लोग उसको दूसरा अवसर प्रदान करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, और ये हर साल क्वेश्चन हर साल एक न एक बार पूछता ज़रूर है। तो पढ़ लेते हैं हम लोग। इसमें आपका पूछा हुआ है पियाजे का जो अवस्थाएं, चारों अवस्थाएं, उसके बारे में पूछा हुआ है। तो संवेदी प्रेरक है, पूर्व संक्रियात्मक है, मूर्त संक्रियात्मक है, और जो है फॉर्मल ऑपरेशनल है। तो देखिए जो संवेदी प्रेरक अवस्था होती है उसमें क्या होता है, जो बच्चा 0 से लेकर 2 वर्ष तक का होता है उसमें बच्चे क्या करते हैं, बच्चे के दिमाग में वस्तु का स्थायित्व बन जाता है कि ये हमारी मम्मी है, ये हमारे पापा है। बच्चों के दिमाग में क्या होता है, एक स्थायित्व बन जाता है। दूसरा है कि प्री कॉन्सेप्शनल जो पीरियड होता है, मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बच्चे क्या करते हैं, अहम केंद्रित हो जाते हैं। जो 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें बच्चे क्या होते हैं, अहम केंद्रित होते हैं, उनको किसी और से मतलब नहीं होता है। अगर आप उनका खिलौना ले लोगे तो वो रोने लगेंगे, उनको अपना खिलौना किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो ये होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मतलब वो अहम केंद्रित हो जाते हैं। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जब वो मूर्त चीज़ों को देख के, जो हमें चीज़ें दिख रही हैं उसको देख के वो अगर सीखता है, तो उसके बाद क्या होता है कि उसके माइंड में अच्छे से चीज़ें सेट हो जाती हैं। तो वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए अगर वो बोला कि यहाँ 4 चीज़ें हैं और यहाँ 3 चीज़ें हैं, तो वो क्या कर सकता है कि 3 चीज़ों को रिवर्स कर सकता है, फिर 4 चीज़ों को रिवर्स कर सकता है, मतलब ये उलट पुलट की चीज़ों को सोच सकता है। तो मूर्त संक्रियात्मक में क्या होता है, रिवर्सिबल थिंकिंग होती है, मतलब ये पर्याय चिंतन होता है। और चौथा है आपका फॉर्मल ऑपरेशन। फॉर्मल ऑपरेशन में क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, जो चीज़ें उनके सामने नहीं है, जो मूर्त चीज़ें नहीं है, उसके बारे में भी सोचते हैं वो। तो वो अवस्था होती है आपकी डिडक्टिव थिंकिंग, मतलब निगमनात्मक थिंकिंग जो होती है वो हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन बना है वो 2, 3, 1, 4। अब लोग हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन में कौन सा
2 3 1 4 है, तो देखिए ये 4 1 है और ये 1 4 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, 2 3 1 4। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सामाजिक परिपक्वता के गुण को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से निम्न प्रकार वर्णन किया जा सकता है। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर सामाजिक रूप से परिपक्व है तो उसका वर्णन हम लोग कैसे करेंगे, उसको दिया गया है। तो ऑप्शन है मित्रों को जीतने तथा लोगों को प्रभावित करने की योग्यता। अब देखिए मित्रों को जीतने और लोगों को प्रभावित करने से तो ये तो नहीं है कि जो इंसान है वो सामाजिक रूप से परिपक्व है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल गलत है। दूसरा है उच्च स्तर का व्यक्तिक समायोजन। तीसरा है उच्च स्तर का सामाजिक समरसता। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे सिर्फ व्यक्तिक की बात की गई है और यहाँ सिर्फ सामाजिक की बात की गई है, तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके गलत होंगे। सामाजिक परिपक्वता का मतलब ये है कि जो इंसान है व्यक्तिगत रूप से भी चीज़ों को समन्वित कर सके और सामाजिक रूप से भी चीज़ों को क्या करे, इंटीग्रेट कर सके। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। ए हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वन नीड एंड द पर्पज विद दोज ऑफ द सोशल ऑर्डर। व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से भी क्या करे, वो उद्देश्यों से इंटीग्रेट हो सके। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम अंतराल की पहचान तथा इसका निराकरण किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ क्या करना है, अधिगम जो अंतराल हुआ है, बच्चे जो सीखने में बच्चे की कमी आई है, उसके लिए कौन सा आंसर ठीक रहेगा, उसका निराकरण हम लोग कैसे करेंगे। जैसे अधिगम अंतराल मान लीजिए किसी बच्चे को 7 4 और 6 9 अगर हम लोग क्या करें माइनस करने के लिए बोल देते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं उल्टा घटाते हैं। वो क्या करेंगे 6 में से 4 घटा देंगे, यहाँ 2 कर देंगे, और ये 9 में से 7 घटा देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे। तो ये क्या है, गलत है। तो ये बच्चे को क्या है, सीखने में दिक्कत आ रही है, तो उसका निराकरण हम लोग कैसे करेंगे। टीम अध्यापन से, क्या हम लोग इसको एक टीम में रखेंगे तो वो सीख जाएगा, बिल्कुल नहीं। दूसरा है विमर्शपूर्ण अध्यापन, मतलब रिफ्लेक्टिव टीचिंग, तो इससे भी नहीं होगा, हम लोग उसको विमर्श परामर्श देंगे तभी वो नहीं सीखेगा। तीसरा है उपचारी अध्यापन, मतलब रेमेडियल टीचिंग, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। हम लोग क्या करेंगे, उसका रेमेडियल टीचिंग करेंगे, हम लोग देखेंगे कि उसको दिक्कत कहाँ आ रही है। तो उसका हो सकता है कि हम लोग बताएं कि नहीं देखो ये बेटा ऐसे नहीं घट पाएगा, इसको यहाँ से 1 लेना पड़ेगा, ऐसे से हम लोग समझाएंगे हम लोग उपचारी अध्यापन में, तो वो समझ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा है। देखिए यहाँ क्या क्या है, स्कूल करिकुलम पाठ्यक्रम की जो है, पाठ्यक्रम की सबसे सटीक परिभाषा क्या है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर है पाठ्यक्रम की पूर्ण सारणी। देखिए पूर्ण सारणी तो पाठ्यक्रम की परिभाषा नहीं है। विद्यालय का जो पाठ्यक्रम होता है उसमें क्या होता है, पढ़ाई के साथ साथ बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग करवाते हैं वो सभी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। दूसरा है क्रियाकलाप में वृद्धि लाने हेतु प्रयोग की जाने वाली सामग्री, यहाँ सामग्री से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत है। तीसरा है विद्यालय में संगठित अनुभव का पूर्व सेट, एक कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंसेस इन द स्कूल, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोग का विद्यालय का जो पाठ्यक्रम होता है उसमें क्या होता है कि हम लोग जो पढ़ाते हैं वो तो ठीक है, बाकी हम लोग जो साफ़ सफाई वाला काम करवा लें या फिर कोई एनुअल फंक्शन हो गया या फिर हम लोग 26 जनवरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पूरे सेट आते हैं, पाठ्यक्रम जो होते हैं उनमें पूरे सेट आते हैं। कुल ज्ञान का योग ये तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन विकास में आनुवंशिकता के प्रभाव का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है। देखिए जो आनुवंशिकता होती है वो बच्चों को क्या होती है, पेरेंट्स से प्राप्त होती है। तो कुछ ऐसे करेक्टर होते हैं जो पेरेंट्स से प्राप्त होते हैं जीन्स के माध्यम से, उन्हें हम लोग बोलते हैं आनुवंशिकता। जो आनुवंशिकता होती है वो हेरिडिटी और जो आपका वो होता है इन्वायरमेंट होता है, उन दोनों का क्या होता है, मल्टीपल होता है। मतलब ऐसा नहीं कि 50-50 दोनों होते हैं, ये हमें कभी भी नहीं करना है। कभी क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है कि क्या इन लोग का रेशियो 50-50 है, तो हमें कभी नहीं कहना है कि इन लोग का रेशियो 50-50 है, क्योंकि ये हमेशा मल्टीपल में होते हैं। कभी हेरिडिटी अधिक हो सकती है तो कभी इन्वायरमेंट अधिक हो सकता है। तो यहाँ आनुवंशिकता के प्रभाव के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन यह तय करती है कि हम कहाँ तक जाएंगे। देखिए जाएंगे और जा सकते हैं दोनों में अंतर है। जाएंगे मतलब फिक्स है कि हम लोग वहाँ तक ही जाएंगे, जैसे हम क्या है यहाँ पे खड़े हैं और हमारा गोल यहाँ तक है, तो एक फिक्स है कि हम लोग यहाँ तक जाएंगे ही जाएंगे। और जा सकते हैं मतलब हो सकता है कि हम लोग यहाँ तक जाएँ
हो सकता है हम लोग यहाँ तक पहुँचे, हो सकता है हम लोग इसके आगे भी पहुँचें। तो जो संभावनाएं होती हैं वही आंसर सही होगा। तो पहला ऑप्शन फिक्स कर दिया तो ये तो होगा नहीं। दूसरा है इस बात को तय करती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। जो आनुवंशिकता का जो प्रभाव होता है वो यह तय करता है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। तीसरा आपका ऑप्शन है मुख्य निर्धारक है। तो देखिए आनुवंशिकता को हम लोग मुख्य निर्धारक नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट का भी रोल होता है, इसलिए यहाँ दोनों ऑप्शन में मुख्य निर्धारक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी और डी दोनों गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। देखिए यहाँ बहुस्तरीय मतलब मल्टी लेवल सिचुएशन के बारे में पूछा गया है कि वो क्या होगा। सर्वाधिक विषय सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होती है, जब हमारे पास मल्टी लेवल स्थिति हो जाती है, मतलब बहुत स्तरीय स्थिति हो जाती है, हमें एक ही स्थिति में बहुत सारे काम करने होते हैं, तो उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो ऑप्शन है विद्यार्थियों के सहयोग की मांग करना। अब देखिए विद्यार्थियों के सहयोग की मांग करना ये तो कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है, क्योंकि क्लास में क्या होता है कि आप बोल दोगे तो बच्चे क्या करेंगे, एक दूसरे की सहायता कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। दूसरा है कक्षा में विद्यार्थी की संख्या का 30 से अधिक होना। अब ये बताइए कि कक्षा में अगर 30 से अधिक बच्चे हैं तो क्या आपको कोई दिक्कत होगी, क्योंकि कुछ टीचर तो ऐसे होते हैं जो 70 बच्चों को 80 बच्चों को पढ़ा लेते हैं। तो ये हम नहीं कर सकते हैं कि 30 से अधिक रहेंगे तो हमें कोई दिक्कत होने वाली है। ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत है, कोई ये इंपॉर्टेंट टास्क नहीं देता है हमें सॉल्व करने के लिए। तीसरा है विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं के एक साथ पूरा करना। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। इसमें क्या बोला गया है कि देखिए जो बहुस्तरीय जो कक्षा होती है उसमें क्या होती है कि कई क्लास के बच्चे को एक में बैठा लेते हैं हम लोग, या फिर कई आवश्यकता वाले बच्चों को हम लोग एक साथ बैठाए रहते हैं। अब सपोज करिए कि इस बच्चे को कोई और आवश्यकता है, हो सकता है दृष्टिबाधित हो, ये बच्चा हो सकता है मंदबुद्धि हो सकता है यह सामान्य बुद्धि हो सकता है इसका कोई फिजिकल डिसऑर्डरनेस हो, या फिर कई जो है आवश्यकता वाले बच्चे हैं, अब उनको आपको पढ़ाना है, तो ये आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय हो सकता है, आपको दिक्कत इसमें आ सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चौथा है समुचित अध्यापन सामग्री का व्यवस्था करना। ये तो कोई बात ही नहीं होती है व्यवस्था करने वाली, क्योंकि आपको व्यवस्था थोड़ी करना है, वो तो सरकार आपको देती है ना, हर बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि अगर हमारे जो विभिन्न श्रेणी वाले अगर विद्यार्थी हैं तो सबकी अधिगम आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना है हमें, ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो ये तो था आज का सेशन। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट सेशन में किसी और पेपर के बारे में बात करेंगे। जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।